नमस्कार साथियों। आज का ये पर्टिकुलर सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में सेंट्रल एशिया के अंदर जिसको कहा जाता है कि वो सेंट्रल एशिया का नॉर्थ कोरिया है। अब नॉर्थ कोरिया कहने के पीछे कुछ रीज़न्स रहेंगे ना, सो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलती है क्योंकि ये देश भी उतना ही आइसोलेटेड है जितना नॉर्थ कोरिया है। ये देश के बारे में भी हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है जितना कि नॉर्थ कोरिया के बारे में मिलती है। और ये देश के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो टूरिस्ट के माध्यम से हमें मिलती है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया के बारे में भी हमें टूरिस्ट के माध्यम से ही मिलती है। सो मैं बात करने वाला हूँ आज वो सेंट्रल एशिया के देश के बारे में, दैट इज़ नोन एज़ दी तुर्कमेनिस्तान। अब असल मायने में तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया में कहाँ पर है और उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ क्या है? तो वो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, दिस इज़ द तुर्कमेनिस्तान, ठीक है? इंडिया इंडिया इस पर्टिकुलर साइड पर है। ये जो अफ़गानिस्तान है, ये बॉर्डर कर रहा है तुर्कमेनिस्तान को, और साउथ में और ईरान एक दूसरा देश है जो बॉर्डर करता है। नॉर्थ में उज़्बेकिस्तान है एंड कज़ाकिस्तान है जो इसको बॉर्डर करता है। अब ये देश जो है, अगर आप इसका जियोग्राफी देखेंगे, सो कैस्पियन सी यहाँ पर है। सो ओवरऑल ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, बस अगर कैस्पियन सी की अगर हम बात को छोड़ दें तो ओवरऑल इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री। अब इस पर्टिकुलर देश के बारे में अगर हमें जानना है आज के टाइम में, हम ये चीज़ देखेंगे कि ये कैसे नॉर्थ कोरिया और इसके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है, ठीक है? और क्यों इसे सेंट्रल एशिया का नॉर्थ कोरिया कहा जाता है, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बट सबसे पहले लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है? थोड़ा बहुत अपने वो चीज़ देख लेते हैं। सो ओरिजिनली अगर मैं बात करूँ, सो ये जो तुर्कमेनिस्तान है, ये नियरली 1925 में बना था, ठीक है? और उस टाइम से ही ये अपने आप को एक सोशलिस्ट कंट्री मानता है। सो हाउएवर उस पर्टिकुलर टाइम पे 1925 में ये भाग किसका है? ये सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर का ये भाग था उस पर्टिकुलर टाइम पे। अब अगर मैं कज़ाकिस्तान के टोपोग्राफी की बात करूँ, तो यहाँ पर नियरली 80 टू 90% जो इनका ज़मीन है ना, वो डेज़र्ट एरिया से घिरा हुआ है। दैट इज़, अगर ये अपने देखें इस पर्टिकुलर एरिया में, नॉर्दर्न नॉर्दर्न वाले हिस्से में, यहाँ पर एक डेज़र्ट है जिसको हम बोलते हैं काराकुम डेज़र्ट, ठीक है? ये एरिया के अंदर। तो ये काराकुम डेज़र्ट मेजर एरिया को कवर करता है इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, तुर्कमेनिस्तान के अंदर। हाउएवर ये जो कंट्री है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल रिसोर्सेज़ हैं, ओके? एंड आज के टाइम में ये 9th या 10th सबसे बड़ा मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है इस पूरे विश्व का, मतलब ऑयल का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है। उस पर्टिकुलर टाइम पे जब ये सोवियत का भाग था, तो ये क्या करता था, सोवियत को ऑयल वगैरह सप्लाई करता था एंड सोवियत यहाँ पर इनको पैसे देता था। सो 1925 से 1991 तक ये पर्टिकुलर सिलसिला चलते रहा। हाउएवर 1991 में क्या अपने को पता है कि यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया एंड इसके बाद से ये जो तुर्कमेनिस्तान है, इसने अपना इंडिपेंडेंस ले लिया। एंड यहाँ पर फिर इनके जो डिक्टेटर्स होते हैं वो यहाँ पर राइज़ कर जाते हैं और इन्हीं डिक्टेटर्स ने यहाँ पर अलग-अलग कानून बनाए और इस पर्टिकुलर एरिया को लिबरलाइज़ नहीं होने दिया और इस एरिया के ऊपर वो कंट्रोल करते गए और इन्होंने अपनी जेबें भरना शुरू किया, व्हेयर एज़ जो नॉर्मल लोग हैं, उनको गरीब का गरीब ही इन्होंने रहने दिया। अब अगर मैं सोवियत यूनियन, अब अगर हम बीच की बातें अब रहने दें और अगर बस हम कंपैरिज़न की बात करें कि क्यों इस पर्टिकुलर देश को सेंट्रल एशिया का नॉर्थ कोरिया कहा जाता है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, डिक्टेटर कंट्रीज़। हमें क्या पता है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर एक तानाशाह है, दैट इज़ किम जोंग उन, जो वहाँ पर राज करता है और वही जो बोलेगा वही होगा। सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर तानाशाहों का ही राज है, दैट इज़ 1991 में जब ये पर्टिकुलर देश आज़ाद होता है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद, उस पर्टिकुलर टाइम पर ये जो व्यक्ति होते हैं, इनका एक टाइटल होता है, दैट इज़ तुर्कमेनबाशी। इन्होंने बहुत सारे काम यहाँ पर करने की कोशिश करी, दैट इज़ तुर्कमेनिस्तान के अंदर इनका सबसे मेजर रिसोर्सेज़ क्या था, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर इन्होंने अपना कब्ज़ा जमा लिया और उसको कभी लिबरलाइज़ नहीं किया, मतलब प्राइवेट ओनरशिप कभी भी यहाँ पर आने नहीं दिया। प्राइवेट पार्टिसिपेशन और प्राइवेट बिज़नेसेस को कभी यहाँ पर थ्राइव ही उन्होंने करने नहीं दिया। सो मेजर ओनर ऑफ बिज़नेसेस एंड मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस को यहाँ पर इस व्यक्ति ने फॉलो किया ताकि इसने अपनी जेबें भरी, ठीक है? जो तुर्कमेनिस्तान का रिसोर्स, जो कंट्री का रिसोर्स है, उस रिसोर्स से इसने अपनी जेबें भरना शुरू किया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने पूरे देश को, मतलब यहाँ पर पूरा जो लॉ का स्ट्रक्चर है उसको पूरा बदल दिया, अपने हिसाब से कर दिया और ऐसे बदलाव लाने की यहाँ पर कोशिश करी जिसके बेसिस पे ये लोगों के ऊपर कंट्रोल कर सके। अब अगर मैं उसी एक पर्टिकुलर कंट्रोल की बात करूँ, तो इस व्यक्ति ने एक बुक लाया, दैट इज़, इसको होली बुक भी कहा जाता है, रूहनामा। एंड इसी व्यक्ति ने इस रूहनामा को लिखा एंड ये ऐसा बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति को जो तुर्कमेनिस्तान में रहता है उसे रूहनामा को ही फॉलो करना चाहिए। यहाँ तक कि अब इनका एक एस्पेक्ट देखिए कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने टाइम पे भी रूहनामा के कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको आने चाहिए, क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पर भी आपको भगवान का एक पॉइंट होना चाहिए। मतलब भगवान को आप नमन करते होने चाहिए, बिकॉज़ ही वाज़ ऑफ द आइडियोलॉजी दैट ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है भगवान के। ठीक है? ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है भगवान के। अब सिमिलर चीज़ नॉर्थ कोरिया के अंदर भी होता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी क्या बोला जाता है कि जो इनके डिक्टेटर्स हैं, दैट इज़ जो किम जोंग उन के फादर और ग्रैंडफादर थे, ये लोग कौन थे? ये लोग भगवान के नेतृत्व थे, मीन्स दे वर गॉड्स ऑन अर्थ। इन्होंने भी क्या किया था?
डिवाइन पर्सनालिटी कल्ट इन्होंने फॉलो करवाया था नॉर्थ कोरिया के अंदर भी, एंड यहाँ पर भी पर्सनालिटी कल्ट मतलब डिवाइन पर्सनालिटी कल्ट को फॉलो करवाया जा रहा है। सो ये एक पर्टिकुलर सिमिलैरिटी होती है दोनों देशों के अंदर, इसके लिए इसको बोला जाता है नॉर्थ कोरिया और सेंट्रल एशिया। इसके अलावा दोनों देशों के अंदर अगर आपको कभी भी जाना है तो क्या आपको आसानी से वीजा मिल जाएगा? क्या नहीं? ठीक है। सो अगर आपको नॉर्थ कोरिया जाना है तो नॉर्थ कोरिया जाने के लिए आपको वीजा बेसिकली चाइना या वगैरह जो उनके फ्रेंडली कंट्रीज है वहां से आपको लेने की मतलब आप वहां से ले सकते हैं, ऐसे आप जनरली नहीं ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया में जाने के लिए। और अगर आपको मिलती भी है तो बहुत सारे 100 में से 95% लोगों के वीजाज नहीं मिलते हैं, वैसे सिर्फ कुछ लोगों के वीजाज मिलते हैं यहाँ पर, और वो भी बहुत समय के बाद मिलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी तुर्कमेनिस्तान में भी ऐसा ही है, इसीलिए हम इसको आइसोलेटेड कंट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, और वो लोग मतलब आपने पैसे भर दिए, वीजा के पैसे भर दिए, वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, इसके बाद भी बहुत समय के बाद वो पैसे भी आपको वापस नहीं देंगे और वो आपका कैंसिल भी कर देंगे, वो उनके ऊपर है, ठीक है? सो दैट इज़ वन अनदर थिंग यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो मान लो अगर आपको वीज़ा मिल भी जाता है, तो वीज़ा मिलने के बाद जब आप उन देशों में जाते हो, तो वो लोग जो आपको दिखाना चाहें, आप वही देखोगे। आज के टाइम में हमें क्या दिखता है, जब नॉर्थ कोरिया सर्च करेंगे तो एकदम खुशहाली वगैरह ये सब दिखेगा। तुर्कमेनिस्तान सर्च करेंगे तो खुशहाली दिखेगा। बट असल मायने में वहाँ पर जाने के बाद भी ये प्रोपेगेंडा ही फैलाया जाता है, जो फेक सिटीज़ वहाँ पर बनाई गई है। जैसे अगर मैं तुर्कमेनिस्तान की बात करूँ, तो यहाँ पर अश्गाबाद जो इनका कैपिटल सिटी होता है, ये वाला जो है, ठीक है? यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है। इसके अलावा जो भी इन्होंने शहरें बनाई हैं, अभी ये लोग $5 बिलियन का और एक सबसे बड़ा शहर बना रहे हैं तुर्कमेनिस्तान के अंदर। वहाँ पर भी कोई रहता है नहीं, ठीक है? इन्होंने जो भी शहर बनाए हैं तुर्कमेनिस्तान में, कोई वहाँ पर रहता नहीं है। इट इज़ जस्ट अ फेक सिटी। जिस और टूरिस्ट जब वहाँ पर जाएँगे ना, देखिए, अब तुर्कमेनिस्तान में जभी भी कोई जाएगा घूमने के लिए, तो सरकारी कर्मचारी आएगा उसे पिकअप करने को, और वो जो टूरिस्ट रहेंगे उनको हमेशा सरकारी कर्मचारी को अकम्पनी करना ही पड़ेगा, वो अलग से नहीं जा सकते हैं। सो दैट इज़ द रियलिटी ऑफ इट, एंड नॉर्थ कोरिया के अंदर भी यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि आप अब अगर कभी घूमने जाते हो तो सरकारी कर्मचारी आपके साथ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो वही चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं जो उन्हें दिखाना है। कुछ ऐसी चीज़ आपको नहीं देखनी है, वैसा करके। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, और अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो आप कहीं न कहीं ट्रबल में फँस सकते हो, ठीक है? व्हेयरएज़ इन रियलिटी ये जितना खूबसूरत है ना, ठीक है? व्हाइट मार्बल्स का यूसेज वगैरह इन्होंने करे हुए हैं अपनी सिटीज़ को बनाने के अंदर। पानी, तुर्कमेनिस्तान रेगिस्तान वाला देश है, लेकिन तो भी यहाँ पर हज़ारों फुव्वारे लगाए गए हैं, ठीक है? बाकी जो पूरी जो देश है तुर्कमेनिस्तान के अंदर, वो गरीबी बिलो पॉवर्टी लाइन है, व्हेयरएज़ यहाँ पर जो राजा हैं, जो डिक्टेटर हैं, ही इज़ ड्राइविंग द स्पोर्ट्स कार, रेस कार, ठीक है? और ऐसे-ऐसे चीज़ें, ये लोग सोने के मूर्तियाँ बना रहे। दे डू नॉट वरी कि उनकी पॉपुलेशन भूखी रहेगी कि क्या रहेगी। बट इन रियलिटी क्या होता है कि दे आर क्रिएटिंग स्कल्पचर्स, सोने के स्कल्पचर्स, ठीक है? अब यही सोने के स्कल्पचर्स में अगर मैं आपको बोलूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इन्होंने पर्सनैलिटी कल्ट की जब मैं बात करता हूँ, तो नॉर्थ कोरिया के अंदर भी आप देखेंगे कि जो डिक्टेटर्स हैं, उनके हर एक जगह पर फ़ोटो लगाए गए हैं। घरों के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर। वैसे ही तुर्कमेनिस्तान के अंदर भी जो डिक्टेटर्स हैं ना, उनके फ़ोटोज़ हर एक जगह पर लगाए गए हैं। ठीक है? और यहाँ पर तो एक स्टेप आगे हो जाते हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा, ये आप मूर्तियाँ देख रहे हैं ना, स्कल्पचर्स, ये देखो, ये सोने की मूर्ति है यहाँ पर। सो ये बनाई गई है। तो दैट इज़ वन अनदर थिंग यहाँ पर। इसके अलावा एक पॉइंट होता है कि लेवल ऑफ आइसोलेशन दोनों का सेम लेवल पे है, ठीक है? नॉर्थ कोरिया के अंदर मैंने नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक अलग सा वीडियो भी बनाया, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं कि क्या लाइफ़ है नॉर्थ कोरिया के अंदर। अब अगर मैं आइसोलेशन की बात करूँ, तो दोनों भी देश आइसोलेशन को फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि दोनों का आइडियोलॉजी ऐसा है कि अगर हमारे देश के बॉर्डर्स ओपन रहेंगे, तो कहीं न कहीं क्या हो जाएगा कि हमारे कल्चर्स डिसइंटीग्रेट और डिसेमिनेट होने लग जाएँगे। जैसे कि नॉर्थ कोरिया की अगर मैं बात करूँ, इनका भी यही मानना था कि हमें आइसोलेशन में रहना है, क्योंकि हम ओरिजिन हैं, हमारा जो रेस है वो बहुत प्योर है, और यहीं से पूरी मानवता की शुरुआत हुई है। अगर हम वेस्टर्न कल्चर्स को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा जो लोकल कस्टम्स है वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगाए जाते हैं मूवीज़ और अन्य चीज़ें करने के अंदर। वैसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है? यहाँ पर इनका मानना है कि बॉर्डर्स को सील रखना चाहिए, ताकि कोई बाहर का अंदर ना आए, ठीक है? हमें अपने आप को आइसोलेटेड रखना है, और इनका मानना है कि मानवता की शुरुआत 5000 साल पहले जो तुर्कमेनिस्तान है वहीं के धरती से हुई थी, एंड जो यहाँ के डिक्टेटर्स हैं वो डायरेक्ट लाइन ऑफ गॉड हैं, और यहाँ के जो कल्चर्स और कस्टम्स हैं उसको बचा के रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो वेस्टर्नाइज़ अगर हो गए तो हमारे कल्चर्स और कस्टम्स बर्बाद हो जाएँगे। तो इसीलिए इन्होंने इतना ज़्यादा आइसोलेशन करके रखा है अपने इस पर्टिकुलर देश का। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि ये भी डिक्टेटर कंट्री है एंड नॉर्थ कोरिया भी डिक्टेटर कंट्री है। सो यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने सिमिलर पॉइंट्स रहेंगे इन दोनों देशों के बीच में, कि हम इसको खिताब दे देते हैं दैट इट इज़ द नॉर्थ कोरिया ऑफ सेंट्रल एशिया।
सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है? नॉर्थ कोरिया वाले वीडियो के लिए यू कैन चेक आउट द अदर वीडियो जिसके अंदर मैं नॉर्थ कोरिया के डेली लाइफ के बारे में बताता हूँ एंड द रियलिटी। तो उसके बेसिस पे आप तुर्कमेनिस्तान का भी रियल सिचुएशन आप समझ सकते हैं, जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो लाइवलीहुड, प्रेस इंडेक्स नहीं है, ठीक है? इंटरनेट एक्टिविटी इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है? सो ऑल दीज़ थिंग्स आर देयर। सो विद दिस आई रेस्ट दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।